साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के एमसीक्यू क्लासेस की धारा 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के एमसीक्यू क्लासेस पे। साथियों, पार्ट 1 के रूप में जो धारा 1 से 2 दी गई है, जिसमें सामान्य परिचय और डेफिनेशन दिया गया, उस पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 कब से लागू या प्रभावी या पर्वत या एनफोर्स, जब ये चीज आ जाती है तब आपको बताना है कि ये दिनांक 21/5/2012 से हुआ, दिनांक 26/1/2013 से, या दिनांक 24/1/2013 से, या दिनांक 22/5/2012 से। तो साथियों, इसमें आपको आंसर देना, ब आंसर देना, दिनांक 26/1/2013 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। अगला है साथियों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम राज्य विधानमंडल के कौन से गणराज्य में अधिनियम के रूप में बनाया गया? कौन से गणराज्य में बनाया गया था? 61वें, 60वें, 64वें या 63वें? तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है 63वें। ठीक है, द आंसर देना है। इससे अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि आरटीपीपी उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की गई है। यह कौन सी धारा में दिया गया है? यहाँ ये कहने का मतलब है साथियों कि आरटीपीपी जो उस तारीख से प्रवृत्त होता है, आरटीपीपी उस तारीख से लागू होगी जो कि राजपत्र की अधिसूचना में नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो यह कौन सी धारा के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें बताना आपको साथियों, धारा 1 का 1, धारा 1 का 2, धारा 2, धारा 1 का 3। तो साथियों इसमें आंसर देना द धारा 1 का 3। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, इट मीन्स आरटीपीपी 2012 के अनुसार उपापन संस्था द्वारा किसी आमंत्रण के अनुसरण में किया गया औपचारिक प्रस्ताव होता है। इसमें निविदा, प्रस्तावना या कोटेशन सम्मिलित है। यह परिभाषा संबंधित है। अतः यहाँ कहने का मतलब आरटीपीपी के अंदर जब कोई उपापन संस्था कोई आमंत्रण, ठीक है, कोई आमंत्रण देती है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कोई भी औपचारिक प्रस्ताव, जिसको अपन निविदा के रूप में मान सकते हैं, प्रस्तावना के रूप में मान सकते हैं, कोटेशन के रूप में मान सकते हैं। यह क्या कहलाता है? ये बोली होती है, बोली दस्तावेज होता है, बोली लगाने का आमंत्रण होता है, या उपापन की विषय वस्तु कहलाती है। तो साथियों इसमें आंसर देना है, इसको कहते हैं बोली। इट मीन्स बिड, जो बिड होती है उसके अंदर निविदा, प्रस्तावना, कोटेशन और उपापन संस्था का कोई भी आमंत्रण, यह सब क्या कहलाएगी? बिड कहलाएगी। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, इट मीन्स आरटीपीपी 2012 के अनुसार बोली लगाने वाले, इट मीन्स यहाँ हो सकता है बोली लगाने वाले की जगह ये लिख दिया जाए बिडर। तो ये भी ध्यान रखना, बोली लगाने वाले इट मीन्स बिडर से किसी उपापन संस्था के साथ किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। कहने का यहाँ बिडर की परिभाषा दी गई है। तो ये कहना चाहता है कि जो बिडर होता है वो, यह परिभाषा कौन से धारा में दिया गया है? धारा 2 के 3 में, धारा 2 के 2 में, धारा 2 के 1 में, धारा 2 के 4 में। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, ब आंसर देना, धारा 2 के 2 में बिडर की परिभाषा दी गई है। अगला साथियों, आरटीपीपी 2012 वह दस्तावेज जिसमें बोली के निबंधन, शर्तें और बोली आमंत्रण सम्मिलित होता है क्या कहलाता है? कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो बोली के जो दस्तावेज होते हैं उसमें जो भी अपन कंडीशन डालते हैं, कुछ शर्तें वगैरह रखते हैं, और बोली का आमंत्रण भी आता है, उसका प्रस्ताव भी होता है, ये क्या कहलाता है? रजिस्ट्रेशन दस्तावेज कहलाएगा, बोली लगाने का आमंत्रण कहलाएगा, बोली दस्तावेज कहलाएंगे, या ये सभी कहलाएंगे? तो साथियों ये होगा आंसर से, ये सब क्या कहलाएंगे? बोली दस्तावेज कहलाएंगे। अगला है, राजस्थान आरटीपीपी 2012 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पद्धति, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पद्धति किस तकनीक पर आधारित है? ये साथियों इंपोर्टेंट है, किस तकनीक पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, काल्पनिक समय और विक्रय के आधार पर, वास्तविक समय और विक्रय के आधार पर, काल्पनिक समय और क्रय के आधार पर, वास्तविक समय और क्रय के आधार पर। तो इसमें साथियों आपको आंसर जो देना है वो आंसर देना है, द आंसर देना है, वास्तविक समय और क्रय के आधार पर आधारित है। अगला है,
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम इट मीन्स आरटीपीपी 2012 में माल इट मीन्स गुड्स, सेवा मतलब सर्विस एवं संक्रम मतलब वृक्ष की क्रमशः परिभाषा दी गई है। यह भी साथियों इंपोर्टेंट है। यह परिभाषा दी गई है। यहाँ मैंने जो अपन ने क्वेश्चन बनाया वो बनाया क्रमशः, कहना का मतलब पहले आपको माल की बताना, फिर सेवा की बताना और फिर संक्रम की अथवा वृक्ष की बताना है। तो यहाँ अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो मैं सीधा इसमें डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। इसमें ब आंसर आएगा धारा 2 के 7 में तो दी गई है माल की, 220 में दी गई है सेवा की, 222 में दी गई है वृक्ष की। ठीक है साथियों। अगला है कच्ची सामग्री, स्पेयर, उपकरण, मशीनरी, उपस्कर, वायुयान, जलयान इत्यादि का क्रय किए जाने पर वह क्या कहलाता है। कहना मतलब जो कच्ची सामग्री वगैरह मशीन वगैरह ये कुछ भी खरीदते हैं वह क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा, सेवा कहलाएगा, संक्रम कहलाएगा या सभी कहलाएगा। तो इसमें आंसर आपको देना है ये सब क्या कहलाता है साथियों। कोई चीज आ गई वो हो गया माल। अगला है आरटीपीपी 2012 में बोली आमंत्रण की परिभाषा दी गई है साथियों। ये भी इंपोर्टेंट है। बोली आमंत्रण की परिभाषा है कहाँ दी गई है, धारा 2 के 6 में, धारा 2 के 2 में, धारा 2 के 7 में, धारा 2 के 8 में। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, द आंसर देना है धारा 2 के 8 में दी गई है। अगला साथियों आरटीपीपी 2012 के अनुसार बोली आमंत्रण से पहले बोली लगाने वाले की पहचान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ कहने का मतलब होता है कि जब बिड आमंत्रण की जाती है उससे पहले एक प्रोसेस किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, उपापन प्रक्रिया कहेंगे, बोली आमंत्रण प्रक्रिया कहेंगे, पूर्व अर्हता कहेंगे या उपापन संविदा कहेंगे। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है आंसर देना पूर्व अर्हता, प्री क्वालिफिकेशन, क्योंकि पहले की जा रही है इसलिए पूर्व याद रखना। ठीक है साथियों। अगला है आरटीपीपी 2012 में पूर्व अर्हता प्री क्वालिफिकेशन की परिभाषा दी गई है। यह भी साथियों इंपोर्टेंट है। धारा 2 के 12 में, धारा 2 के 11 में, धारा 2 के 10 में, धारा 2 के 13 में। तो ये दी गई है जो परिभाषा दी गई है इसमें आपको आंसर देना ब देना है। धारा 2 के 11 में पूर्व अर्हता प्री क्वालिफिकेशन की परिभाषा दी गई है। अगला साथियों आरटीपीपी 2012 में बोली प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। बिड सिक्योरिटी की परिभाषा दी गई धारा 2 के 5 में, धारा 2 के 6 में, धारा 2 के 4 में, धारा 2 के 7 में। इसमें आंसर आपको देना ब देना धारा 2 के 6 में। अगला है साथियों आरटीपीपी 2012 के अनुसार उपापन या लोक उपापन में क्या शामिल नहीं है। यह साथियों इसको थोड़ा आप इंपोर्टेंट मानना। इसमें कहा गया है कि आरटीपीपी के उनकी जो परिभाषा दी गई है उपापन या लोक उपापन, उसमें एक चीज को शामिल नहीं किया गया। वो क्या है, इसमें से ऑप्शन में है क्रय, पट्टे, प्रतिफल के बिना अर्जन या अनुज्ञप्ति। तो इसमें साथियों आपको देना है सी आंसर देना, प्रतिफल के बिना अर्जन इसमें शामिल नहीं है परिभाषा में। अगला है आरटीपीपी 2012 में उपापन या लोक उपापन की परिभाषा दी गई है। धारा 2 के 9 में, धारा 2 के 13 में, धारा 2 के 12 में, धारा 2 के 11 में। इसमें साथियों आपको आंसर देना है ब आंसर देना है धारा 2 के 13 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला है आरटीपीपी 2012 में उपापन संस्था इट मीन्स प्रोक्योरिंग एंटिटी कहलाएगी धारा 2 में, धारा 2 में, धारा 3 1 में, धारा 2 1 में। तो इसमें आंसर आएगा ए आंसर आएगा साथियों धारा 3 के 2 में आएगा। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 इट मीन्स आरटीपीपी 2012 के अनुसार किसी उपापन संस्था और एक या अधिक बोली लगाने वालों के बीच किया गया करार जिसमें संबंधित वस्तु की कीमत सहित निबंध व शर्तें उल्लेखित होती है वह क्या कहलाती है। यहाँ ये कह रहा है साथियों जो आरटीपीपी के तहत जब उपापन संस्था
और एक या अधिक जो बोलीदाता होते हैं उनके बीच में जो करार होता है वो क्या कहलाता है? उपापन संविदा कहलाएगी, उपापन करार कहलाएगा, बोली दस्तावेज कहलाएगा या फिर दर्ज संविदा कहलाएगी? इसमें आंसर देना साथियों दर्ज संविदा कहलाएगी। इसको भी आप इंपोर्टेंट के रूप में नोट कर लेना साथियों। अगला है आरटीपीपी 2012 में दर्ज संविदा इट मीन्स रेट कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है। इसको भी इंपोर्टेंट नोट कर लेना साथियों। धारा 229 में दी गई है, 216 में दी गई है, 217 में, 218 में दी गई है। इसमें आपको आंसर देना साथियों, द आंसर देना 218 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला साथियों आरटीपीपी 2012 के अनुसार वह उपापन जिसमें शारीरिक अनुरक्षण, वर्तिक, बौद्धिक, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं ली जाती है वह क्या कहलाती है? यहाँ ध्यान देना साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जिसके अंदर आप शारीरिक अनुरक्षण, वर्तिक, बौद्धिक, परामर्श और सलाहकारी सेवा लेते हैं वह कहलाएगी माल संक्रम सेवा या उपापन। तो यहाँ आपको आंसर देना साथियों से क्या सेवा, इट मीन सर्विस, सेवा ले रहे हैं, इट मीन सर्विस कहलाएगी। अगला है आरटीपीपी 2012 के अनुसार सेवा में क्या शामिल नहीं है? माल संक्रम, अ और ब दोनों, ये उपापन संस्था। तो यहाँ आंसर देना स, अ और ब ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। आरटीपीपी 2012 में सेवा इट मीन सर्विस की परिभाषा दी गई है धारा 210 में, धारा 220 में, धारा 211 में, धारा 209 में। तो इसके अंदर साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना धारा 220 में किसकी परिभाषा दी गई है? सर्विस की, इट मीन सेवा की परिभाषा दी गई है। अगला है आरटीपीपी 2012 के अनुसार रेलवे, सड़क, राजमार्ग का कोई उत्खनन से संबंधित सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, विध्वंस, मरम्मत करना क्या कहलाता है? माल संक्रम सेवा या सभी? तो इसमें आंसर देना संक्रम वृक्ष, क्योंकि वृक्ष में ही ये पुनर्निर्माण, विध्वंस, मरम्मत वगैरह ये सन्निर्माण करना ना, ये सारे वृक्ष में चलते हैं। तो आपको आंसर देना है। अगला है आरटीपीपी 2012 में संक्रम की परिभाषा दी गई है, ये साथियों इंपोर्टेंट है। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा साथियों, द आंसर आएगा 222 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। ये साथियों इसमें भाग ए और ब बनाया गया है और इसके अंदर से एबीसीडी के अनुसार आपको मैच करना है। इसमें कहा गया है बोली दस्तावेज की परिभाषा कौन सी है, बोली लगाने वाले की क्या है, बोली की परिभाषा क्या, बोली लगाने के आमंत्रण की परिभाषा को इस प्रकार से आपस में मैच करना है। तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। इसमें साथियों आंसर आएगा सी आएगा, बोली दस्तावेज होता है धारा 2(4) में और बोली लगाने वाला होता है साथियों धारा 2(2) में। बोली की परिभाषा दी गई है धारा 2(1) में और बोली लगाने के आमंत्रण की परिभाषा दी गई है धारा 2(8) में दी गई है। अगला है निम्न को सम्मिलित कीजिए। ये वाला साथियों हो सकता इंपोर्टेंट हो, इसमें इस प्रकार से मैचिंग के लिए आ सकता है परिभाषा के लिए, संक्रम की, माल की, सेवा की और बोली को सम्मिलित कीजिए। तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं साथियों। इसमें आंसर होगा बी आंसर होगा इसके अंदर। तो जब संक्रम के पूछा जाए तो आपको बताना धारा 222 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। जब माल की पूछा जाए तो धारा 2(7) में दी गई है। जब सेवा की पूछी जाए तो धारा 220 में दी गई है। जब बोली की पूछी जाए तो धारा 2(1) में इस दी गई है परिभाषा। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको मैचिंग करना है इसमें भी, जैसे कि उपापन संविदा, उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया और उपापन। ये भी इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है, क्योंकि आजकल इस प्रकार के मैचिंग के एमसीक्यू आ रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर बताता हूं, इसमें डी आंसर आएगा। जब उपापन संविदा दी जाए तो आपको बताना धारा 2 किसमें आई है, 214 में दी गई है। जब आपसे 14 में दी गई है। और जब आपसे पूछा जाए उपापन संस्था तो आपको धारा 216 देना है। जब आपसे पूछा जाए उपापन प्रक्रिया तो आपको धारा 215 में देना है। और उपापन की जब पूछी जाए तो धारा
और 12 में आपको आंसर देना है। इस प्रकार के साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, ऐसे काफी एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।